नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस रचना के लिए मिला? आपके पास ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, हिमतरंगिणी, खूंटियों पर टंगे लोग या ताप के ताए हुए दिन। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। किस रचना के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब मिला, साथ में ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिमतरंगिणी के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी या मध्वाचार्य। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो कालक्रमानुसार लिखा गया है उसका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार द ला लितेत्वर एंदोई हिंदुस्तानी या शिव सिंह सरोज। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है, बताइए। और साथ में इसके रचनाकार का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1888 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, आपके पास ऑप्शन है जायस मत को मानने वाले थे, जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए उन्हें जायसी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। आपको बताना है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। आपके पास ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या विद्यापति। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति जी माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उस रचना का नाम बताइए जो मैथिली में लिखी गई है। क्या है उस रचना का नाम? बिल्कुल सही। उस रचना का नाम है पदावली। पदावली विद्यापति जी की मैथिली बोली में लिखी गई रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाल रासों के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि परमाल रासों के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है दलपति विजय, नल सिंह, शारंगधर या जगनिक। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? परमाल रासों के रचनाकार का नाम बताना है आपको और साथ में इसका समय भी बताना है। किस सदी की रचना मानी जाती है? बिल्कुल सही। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? तो जगनिक है। और परमाल रासों का एक अन्य नाम क्या है? आलाखंड। और यह 12वीं सदी की रचना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं 13, 3, 16 या 18।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यापति, जो मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, इन्होंने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। विद्यापति जी ने कुल 16 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से 13 जो है वो संस्कृत में लिखे हैं, 2 अवहट में लिखे हैं और 1 मैथिली में। हमारा अगला प्रश्न है, सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी? आपके पास ऑप्शन है रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, चरणदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सहजोबाई और दयाबाई के गुरु का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। सहजोबाई और दयाबाई जो है वो चरणदास की शिष्याएं थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है भग्नदूत, गीत फरोश, चांद का मुंह टेढ़ा है या एक सूनी नाव। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है और साथ में उसका रचना काल भी बताना है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गीत फरोश भवानी प्रसाद जी की रचना है 1956 ईस्वी की। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि भग्नदूत किसकी रचना है और इसका रचना काल भी बताना है। कल वाली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बताइए भग्नदूत के रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही। भग्नदूत किसकी रचना है? आज्ञे जी की है 1933 ईस्वी की। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? ये भी हमने पिछली क्लास में ही चर्चा की थी। बताइए चांद का मुंह टेढ़ा। सब लोगों का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, है ना। और एक सूनी नाव के रचनाकार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा अगला प्रश्न है, विजय देवनारायण शाही किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? विजय देवनारायण शाही किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? आप जानते हैं कि आज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। आपको बताना है कि विजय देवनारायण शाही किस सप्तक के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। और तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1959। हमारा अगला प्रश्न है, चिदंबरा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए चिदंबरा के रचनाकार कौन है और साथ में आपने ये भी बताना है कि इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? बिल्कुल सही, 1968 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। अब आप लोगों ने मुझे नाभादास की एक प्रसिद्ध रचना है उस रचना का नाम बताइए।
और साथ में ये भी बताना है कि उसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही, नाभादास की एक रचना है, उसका नाम है भक्तमाल और इसमें कुल 316 छंदों का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता हैं। हिंदी नवरत्न नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी नवरत्न नामक प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्र बंधु का है और इसका समय 1910 ईस्वी है। आप जानते हैं कि मिश्र बंधु जो है वो 3 भाई थे, उनके नाम क्या क्या थे, श्याम बिहारी, शुक बिहारी और गणेश बिहारी। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रस्तुत पंक्तियां हैं। आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रामानंद या कबीरदास। तो बताओ साथियों कि ये पंक्तियां जो है वो किसकी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, किसकी पंक्तियां हैं ये। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियां जो है वो रामानंद की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई। आपके पास ऑप्शंस हैं दिल्ली, कलकत्ता, आगरा या इलाहाबाद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा और साथ में इसके प्रवर्तक कौन है, बताइए। प्रतीक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई और इसके संपादक कौन थे। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, कब, 1947 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे, तो अज्ञे जी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शंस है रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो नंदुलारे वाजपेयी जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार का नाम बताना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और इसका रचनाकाल जो है वो 1948 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है। आपको बताना है देहाती दुनिया जो कि एक उपन्यास है वह कैसा उपन्यास है। आपके पास ऑप्शन है ऐतिहासिक, आंचलिक, पौराणिक या सामाजिक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा और साथ में ये भी बताना है कि इसके उपन्यासकार कौन है। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गोपाल राय ने इसे आंचलिक उपन्यास माना है और इसके रचनाकार कौन है, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास कौन सा है। आपको बताना है कि श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है निसाय हिंदू, वोल्गा से गंगा, भाग्यवती या हृदय की परख। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। भाग्यवती जो है वो श्रद्धाराम फिलोरी का उपन्यास है, 1877 ईस्वी का। निसाय हिंदू, बताइए निसाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्ण दास का। और वोल्गा से गंगा, इसके रचनाकार कौन है? वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन का है, 1944 ईस्वी का। हृदय की परख, इसके रचनाकार कौन है? हृदय की परख चतुरसेन शास्त्री का है, 1918 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे। आपके पास ऑप्शंस हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद या सुरेंद्र वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? आपको बताना है कि सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे। आपके पास ऑप्शन है जगदीश गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त या श्यामलाल गुप्त। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने इनका जन्म भी बताना है कि कब हुआ था। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। और सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था और सियाराम शरण गुप्त का 1895 ईस्वी में हुआ था। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, आद्रा, अंतिम आकांक्षा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास नाक, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके पास निबंधों के नाम दिए गए हैं। नाक, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। कौन है? उनका नाम बताइए। किसके निबंध माने जाते हैं ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ये सभी निबंध जो है वो प्रताप नारायण मिश्र के हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि हिंदी का एडिशन इन्हें किसने कहा है। आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। किसने कहा है? बताइए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। ऑप्शन नंबर 2 में है सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। ऑप्शन सी में है रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन। ऑप्शन नंबर 4 में है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अब इन सब उपन्यासों के रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही। सेवा सदन का है 1918, वरदान 1921 का है, रंगभूमि 1925 का है और प्रतिज्ञा 1929 का है।
हमारा अगला प्रश्न है, तो इस तरह से हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन वृत्त पर आधारित है? आपको बताना है कि आवारा मसीहा किसके जीवन वृत्त पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शरद चंद्र चटर्जी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, आवारा मसीहा किसके जीवन वृत्त पर आधारित है और साथ में इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र चटर्जी के जीवन वृत्त पर आधारित है और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। हमारा अगला प्रश्न है, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? आपके पास ऑप्शंस हैं ईदगाह, मंदिर, गुंडा या बुद्धू का कांटा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, नन्हकू सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह गुंडा कहानी का पात्र है। और गुंडा कहानी के रचनाकार कौन है? किसकी कहानी है गुंडा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के इसमें से कितने प्रश्न सही हुए। बताइए, गुंडा कहानी किसकी है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद की। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।